के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की थी सेल वॉल की। अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, है ना। सेल मेम्ब्रेन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वजह से इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली अब इसके बाद में इसकी डिटेल स्टडी कुछ इस तरीके से। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका हो। एनसीईआरटी में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही समान होती है। उसकी मोस्टली जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं और उसकी जो मोस्टली नेसेसरी फंक्शनिंग है वो लगभग सेम होती है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ वेरिएबिलिटी मिलती हैं, कुछ अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? कोशिका झिल्ली सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है। यह प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिका में समानता दर्शाती है। अच्छा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में ये समानता दर्शाती है। अगली कहानी ये है जंतु कोशिका में यह बाह्यतम परत जबकि पादप कोशिका में दूसरी बाह्यतम परत होती है। होती है।
दूसरी बाह्यतम परत क्यों? क्योंकि बाहरी जो सरफेस होती है प्लांट के अंदर वो एक्चुअली सेल वॉल होती है। तो दूसरी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसका नेचर कैसा है? यह है जीवित होती है, अर्ध पारगम्य होती है, लचीली होती है, प्रकृति दर्शाती है। ये बात हो गई। अब इसके कुछ नाम हैं। J.Q. प्लाव एक साइंटिस्ट हुए हैं, ने इसे प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। J.Q. प्लाव ने सबसे पहले से प्लाज्मा लेमा नाम दिया। उसके बाद रॉबर्टसन ने इकाई झिल्ली नाम दिया। अच्छा, इसे हम बायोमेम्ब्रेन या जैविक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। क्यों जैविक झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं, इसीलिए ये जैविक झिल्ली या बायोमेम्ब्रेन भी कहलाती हैं। इसे बायोमेम्ब्रेन जैविक झिल्ली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आवश्यक जैविक क्रिया जैसे अवशोषण, उत्सर्जन, स्त्रावण, जीवाणु में श्वसन, झिल्ली में श्वसन जैसे कार्य संपन्न होते हैं। तो इन सभी प्रोसेस की वजह से हम इसे जैविक झिल्ली या बायोमेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये इसके बाद में हम लोग कुछ प्रारूप स्टडी करने जा रहे हैं। आखिर मेम्ब्रेन के प्रारूप क्या क्या थे? झिल्ली के प्रारूप, हेडिंग है झिल्ली के प्रारूप। कोशिका
झिल्ली के प्रारूप। प्रारूप से मतलब है मॉडल। पहला जो मॉडल आता है उसे हीलियर हॉफमैन ने दिया था, तो मिसेल मॉडल कहते हैं। फर्स्ट जो मॉडल था वो था मिसेल प्रारूप। इसे देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था हीलियर एवं हॉफमैन। इसे हीलियर एवं हॉफमैन ने प्रदर्शित किया। तो किस टाइप का प्रारूप था? जो सबसे पहला मेम्ब्रेन का प्रारूप माना जाता है। इन्होंने पाया कि कुछ इस तरीके से प्रोटीन की बाहर लेयर होती है और बीच में यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से। हालांकि कहा जाता है कि मेम्ब्रेन का सही मायने में जो स्वरूप है उसकी स्टडी 1950s के बाद हुई थी, क्योंकि उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। तो ये है प्रोटीन लेयर एंड दिस इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और बाहरी हिस्से में हम देख रहे हैं प्रोटीन की लेयर। अब दूसरा जो मॉडल था वो था बाइलैमिलर मॉडल। बाइलैमिलर प्रारूप। बाइलैमिलर प्रारूप, इसे एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट था, इसे डेनियल एवं डेविडसन ने प्रदर्शित किया। ये क्या कहता है? ये प्रारूप ये कहता है कि ये मेम्ब्रेन की दो आउटर मोस्ट लेयर हैं जो प्रोटीन से बनी हुई। यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो सेमी ल्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार प्रकृति के होते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड की जो रॉबर्टसन का मॉडल है वो इसी पर बेस्ड है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म माना जाता है। ये अर्धचंद्राकार प्रकृति के ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल थे। इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो ये है कि स्टार्टिंग में बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी जो साइंटिस्ट मेम्ब्रेन को डिस्कवर कर रहे थे उन सब में एक बात बड़ी कॉमन थी। वो ये थी कि वो ये मानते थे कि प्रोटीन बाहरी सरफेस पर है और फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनर सरफेस पर है। तो ये उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन है, ये इन्होंने कहा कि ये
फॉस्फोलिपिड लेयर है और फिर इन्होंने इसे भी प्रोटीन माना। तो प्रोटीन, लिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन, इस तरीके से इन्होंने सैंडविच मॉडल, इसे बाइलेमिनर के साथ साथ में सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच का मतलब होता है कि जब देखते हैं दो ब्रेड के बीच में कुछ सब्सटेंस फिक्स रहता है उसमें, वैसे ही दो प्रोटीन के लेयर के बीच में यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंस, तो इसलिए इन्होंने बाइलेमिनर इसे नाम दिया। इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे रहा हूँ। अब ये जो तीसरा मॉडल है, तीसरा मॉडल है यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई झिल्ली प्रारूप, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट था, इसे रॉबर्टसन ने प्रतिपादित किया। ये सारे के सारे मॉडल 1950s के पहले के माने जाते हैं। अब इनका जो मॉडल था वो क्या कहता है, समझ रहे, इनका मॉडल भी लगभग वही बात कहता है जो डेनियल डेविडसन का बाइलेमिनर मॉडल कहता है। इन्होंने यहाँ कुछ खास बातें करी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी गई और स्टडी में इनको इंक्लूड भी किया जाता है। आज भी पीएमटी में इस पर क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या मान के चलते हैं, इनका मॉडल और डेनियल डेविडसन का मॉडल बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं दर्शाता है। इनके मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, अदरवाइज़ दोनों मॉडल सेम है। तो ये मान के चल रहे थे कि ये प्रोटीन है, ये 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ी है, ये फॉस्फोलिपिड हैं, फॉस्फोलिपिड, इनकी जो डायमीटर है, विड्थ है, वो 35 एंगस्ट्रॉम। ये फिर से एक प्रोटीन लेयर है, ये प्रोटीन लेयर भी 20 एंगस्ट्रॉम है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो टोटल डायमीटर बनता है वो 75 एंगस्ट्रॉम बनता है। एनएम में काउंट करें तो 7.5 एनएम। ये डिजिट एग्ज़ाम में आज भी पूछी जाती है कि इसका डायमीटर कितना होता है। अब यहाँ पर एक और इन्होंने ख़ास बात करी थी, वो ये है, इन्होंने इसके जो एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है उसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी। तो वो क्या था, ये हेड रीजन है जो 15 एंगस्ट्रॉम डायमीटर शो करता है, मतलब हेड है, और जो पोलर नेचर का है, पोलर मतलब ध्रुवीय नेचर का होता है। और ये जो है ये टेल, इन्होंने कहा दिस इज टेल। टेल नॉन पोलर होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और ये फॉस्फोलिपिड की फैटी एसिड्स की कुछ चेन है। ये जो हेड है ये बना होता है 4 पायरोल रिंग से,
पायरोल वलय, ऐसे 4 नहीं, ये नहीं बना होता। अच्छा, ये कैसा होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब जल स्नेही नेचर का होता है। और जो टेल है वो होती है हाइड्रोफोबिक नेचर की, हाइड्रोफोबिक जल विरागी प्रकृति की होती है। ये जल विरागी होने की वजह से ये जो फैटी एसिड की 2 लेयर हैं, चेन्स हैं, वो इनर सरफेस पर पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक पोलरिटी में व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की ये लेयर प्रेजेंस होती है। तो डेनियल डेविडसन का जो मॉडल था उससे अगर कुछ अच्छा रॉबर्टसन ने किया था तो उसकी वजह ये थी कि इन्होंने माना कि जो फॉस्फोलिपिड का हेड रीजन है वो एक्चुअली सर्कल होता है, राउंडेड स्फेरिकल होता है, टेल पाई जाती हैं 2, और जो डेनियल डेविडसन का था उसमें सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार हेड की बात करी गई थी, और दोनों जो फैटी एसिड की टेल रीजन है वो पैरेलल थी, बिल्कुल समानांतर शो करी थी। इन्होंने इसके डायमीटर को भी एक्सप्लेन किया था, 75 एंगस्ट्रॉम एंड 7.5 nm, ये इसका। इन्होंने इसके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर को भी एक्सप्लेन किया था। ये एक स्ट्रक्चर जो हम देख पा रहे हैं इस टाइम, ये फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब जो हम लोग मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसे हम अच्छे से समझें क्योंकि ये मोर अप्रूव्ड मॉडर्न मॉडल माना गया है। ये एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन है, तो हमारे लिए ख़ास है। लेकिन एक्चुअली स्टार्टिंग से जो इसकी स्टडी चल रही थी वो कुछ इन्हीं मॉडल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अब जो सबसे मोर अप्रूव्ड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक मॉडल। तरल किरमिरिक प्रारूप। इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंटिस्ट आता है वो है सिंगर एंड निकोलसन। इन पर क्वेश्चन अक्सर आता है, एनसीईआरटी में इनकी बात करी गई है, तो कह सकते हैं कि इसे सिंगर तथा निकोलसन (1972) ने प्रतिपादित किया। इसके लिए ख़ास बात यह है कि ये मॉडर्न भी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप सबसे आधुनिक है, मॉडर्न है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यकीन माने कि एक ऑप्शन में तो ये होगा, लेकिन बाकियों में ये भी होगा, क्योंकि मॉडल तो यही है।
4 ऑप्शन बनाने के लिए आपको इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस लिहाज से हमें सबकी स्टडी ज़रूरी हो जाती है। तो कहा जाता है कि यह सर्वमान्य एवं आधुनिक प्रारूप माना जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्लियर कट कहा है कि एनसीईआरटी का जो विस्तृत स्ट्रक्चर था, डिटेल स्ट्रक्चर था, वो तभी पॉसिबल हुआ साइंटिस्ट के लिए जब उन्होंने 1950s के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर ली थी। तो 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गई, ख़ासतौर से 53 में, लेकिन ये मॉडल आता है 1972 में। तो जाहिर सी बात है कि सिंगर निकोलसन मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके थे, क्योंकि इनके पास माइक्रोस्कोप की सुविधा थी। तो कह सकते हैं झिल्ली का विस्तृत अध्ययन (1950) के बाद खोजी गई इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद ही संभव हुआ। और इसके बाद ही इन्होंने इसकी डिटेल स्ट्रक्चर दी। तो इससे पहले साइंटिस्ट कर क्या रहे थे? तो इससे पहले साइंटिस्ट जो है इसके केमिकल पदार्थों का विश्लेषण कर रहे थे, अन्य तरीके के प्रारूप को स्टडी कर रहे थे। अब हम सिंगर निकोलसन का वो मॉडल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। एक और बड़ी ख़ास बात है कि सिंगर निकोलसन ने मेम्ब्रेन की व्याख्या करने के लिए एक सेंटेंस दिया था। वो सेंटेंस काफ़ी ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है। तो वो सेंटेंस क्या था? प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। इनके अनुसार ये बात थी कि फॉस्फोलिपिड का एक समुद्र है, उसमें आंतरिक प्रोटीन रूपी बर्फ़ के टुकड़े यानी कि आइसबर्ग मौजूद होते हैं, और वो ज़रूरत के हिसाब से अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। ये सेंटेंस बहुत बखूबी झिल्ली को एक्सप्लेन करता है। वास्तविकता ये है क्योंकि एनसीईआरटी में झिल्ली की तरलता की बात करी गई है, हम भी अभी उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, तब भी हमें इस सेंटेंस से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। तो इन्होंने क्या देखा, ज़रा समझ लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर इस मॉडल में कुछ इस तरीके के इन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, ऐसे। अब यहाँ इन्होंने कहा था कि इसमें कुछ इस तरीके की प्रोटीन मौजूद होते हैं जो पूर्णतः धसे होते हैं या फिर आंशिक रूप से इस झिल्ली में मौजूद होते हैं।
इस तरीके से, ऐसे ये कुछ इस तरीके से। ये ब्लू कलर में जो अपन देख रहे हैं वो एक्चुअली इसमें आंतरिक प्रोटीन है, इंटरनल प्रोटीन है, इंटेग्रल प्रोटीन है। यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में प्रोटीन पेरिफेरल पार्ट में मौजूद है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ये कुछ नज़र आता है। इनके बीच में कुछ और भी स्ट्रक्चर देखे गए। ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से, ये। अब यहाँ एक और ख़ास स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, वो थे इन फॉस्फोलिपिड से जुड़े हुए कुछ मॉलिक्यूल जो ब्रांच्ड श्रृंखला के रूप में मौजूद थे। अब अगर वो प्रोटीन से जुड़े हैं तो उन्हें कुछ और नाम दिया जाएगा, और फॉस्फोलिपिड से जुड़े हैं तो उन्हें कुछ और नाम दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी श्रृंखलाएं आउटर सरफेस पर ख़ास तौर से, ये टनल प्रोटीन मानी जाती है पदार्थों को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर इस तरीके की प्रोटीन भी प्रेजेंस होती है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से समझें। यहाँ ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं बाइलेयर में, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे हम कहेंगे, ये लिपिड है, लिपिड से जुड़े हुए कार्बोहाइड्रेट हैं। इसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, यानी ग्लूकोज कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हम कहेंगे इसे ग्लाइकोलिपिड, and this is called glycoprotein। ये इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट भी इसमें मौजूद हैं, मतलब झिल्ली में। हम बाकी मॉडल्स को देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस नहीं है, उनमें सिर्फ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बात करी गई है। लेकिन 1950s के बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब रिसर्च आई, उसके बाद इसमें सिंगर निकोलसन से माना कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंस होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये इंटरनल प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन ये, और ये बाहरी प्रोटीन। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ये बाह्य प्रोटीन, और ये आंतरिक प्रोटीन। प्रोटीन का जो कंटेंट होता है ख़ास तौर से आरबीसी के अंदर, ह्यूमन आरबीसी में, तो ये 52% होता है। किसमें? ह्यूमन आरबीसी।
की जो मेम्ब्रेन है उसमें 52% है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये परसेंटेज सेल टू सेल वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है। ये यहाँ पर फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड ये मॉलिक्यूल्स हैं, और ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की भी प्रेजेंस यहाँ बताई गई है। कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है वो एक्चुअली 40% वसा है। ये वसा है और ये प्रोटीन 52%, वसा 40%। कहाँ है? ह्यूमन आरबीसी। तो अगर इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से देखी जाए तो इसमें लगभग 8% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस होता है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं उस झिल्ली की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो कंपोनेंट्स के नाम पर अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स हमें झिल्ली में 3 नज़र आ रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। और इस तरीके से ये इनका परसेंटेज एनसीईआरटी ने दिया है जो हमें हमेशा याद रखना है। ये वेरिएबिलिटी शो कर सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये स्ट्रक्चर है। यस, अब हम फर्दर बातें करते हैं, फर्दर स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं जो इसमें स्टडी किया गया। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक अध्ययन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का रासायनिक अध्ययन। कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो जब इनिशियल स्टेज पर स्टडी चल रही थी तो एनसीईआरटी की एक लाइन है, उसमें कहा गया है कि झिल्ली में सबसे पहले ग्लिसराइड्स को स्टडी किया गया था, यानी कि वसा को सबसे पहले अध्ययन किया गया। उसके बाद में उसमें प्रोटीन को स्टडी किया गया, प्लस उसमें कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन को भी स्टडी किया गया। प्रारंभ में झिल्ली के अंदर ग्लिसराइड को खोजा गया। उसके बाद प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट खोजे गए। प्रोटीन तथा
कार्बोहाइड्रेट्स को खोजा गया है। यस, तो एक एक की बात करी जाए तो प्रोटीन इसमें क्या है, कितना परसेंटेज है। अच्छा, एक लाइन और ख़ास है, झिल्ली का रासायनिक संगठन कोशिकाओं में अलग अलग हो सकता है, हो सकता है। यस, अब प्रोटीन, इसमें प्रोटीन क्या है, तो ह्यूमन आरबीसी में तो कहा गया है कि प्रोटीन 52% है। मनुष्य के आरबीसी लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स में यह 52% है। बदल सकता है, ये 60% तक जा सकता है डिफरेंट सेल में। काम क्या करता है, इसके द्वारा झिल्ली को अर्धपारगम्यता चयनात्मक पारगम्य बनाया जाता है, इसी की वजह से ये नेचर आता है कि मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है या नहीं। यही डिसाइड करता है कि किस सब्सटेंस को झिल्ली से गुजरना चाहिए, ख़ास तौर से वो जो सुसाध्य विसरण कर रहे हैं या फिर इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फिर भी आप आगे स्टडी करोगे, जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो वहाँ पर एंडोडर्मिस में ये बात कही गई है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंस इन मेम्ब्रेन ऑफ एंडोडर्मिस एक्ट एज ए चेक पॉइंट। एंडोडर्मिस की झिल्ली पर जो प्रोटीन होते हैं वो एक चेक पॉइंट, जहाँ पर डिसाइड किया जाता है इस बात के लिए कि कितने मिनरल्स, किस प्रकार के मिनरल्स झिल्ली से होते हुए जाइलम की ओर गुजरेंगे, यानी कि एंडोडर्मिस भाग से पास आउट होंगे। तो कहीं ना कहीं कई जगह ऐसी एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है जहाँ पर ये सारी बातें कही जाती हैं। तो ये है। दूसरी चीज़ है वसा, मतलब फैट्स। वसा ये क्या करते हैं, तो यह 40% आरबीसी झिल्ली में है, आरबीसी झिल्ली में होते हैं। ये क्या करते हैं, यह झिल्ली को लचीलापन, तन्यता की प्रकृति प्रदान करते हैं।
कोलेस्ट्रॉल, जंतु कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा कह सकते हो। ये वेरिएबल होता है, यह झिल्ली में 1 से 8% हो सकता है। इसका काम क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के रूप में होता है। इनका काम होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई टॉक्सिक पदार्थ हो, चाहे वो कोई पैथोजन हो, उसके साथ में जुड़कर उसे डिटेक्ट करते हैं, समझते हैं कि ये सेल के लिए हार्मफुल है, ये यूजफुल है, तो एडिशन का काम करते हैं, इंटरेक्शन का काम करते हैं, उससे अन्योन क्रिया स्थापित करते हैं। तो कह सकते हैं यह झिल्ली की बाहरी सतह पर भोजन, रोगाणु, एंटीजन कह सकते हो, हानिकारक पदार्थ से अन्योन क्रिया करते हैं। ऐसे इंटरेक्शन विथ फॉरेन पार्टिकल्स। ये अब यहाँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी करने जा रहे हैं, वो है झिल्ली की तरलीयता, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। झिल्ली की तरलीयता, झिल्ली की तरलीयता, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन में क्या कहा गया है? एनसीईआरटी कहती है अगर ये आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इन दोनों फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन में जिस दर से, जिस रेट से, जिस स्पीड से पार्श्व दिशा में, लेटरल साइड में अभिगमन करती है, वो उस झिल्ली की तरलता को दर्शाती है। कहा जाता है, इंग्लिश में कहें तो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय द लेटरल मूवमेंट ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन within both layer of phospholipid towards the lateral side। लेटरल साइड में किस तरीके से इनका मूवमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि ये कितनी तरलीयता को दर्शाते हैं। तो कह सकते हैं इसके द्वारा
आंतरिक प्रोटीन के दोनों फॉस्फोलिपिड परतों में पार्श्व अभिगमन इसके द्वारा आंतरिक प्रोटीन के दोनों फॉस्फोलिपिड परतों में पार्श्व अभिगमन द्वारा तरलीयता दर्शाई जाती है। और झिल्ली की जो तरलीयता है इसे कौन प्रभावित करेगा? तो झिल्ली की तरलीयता को तापमान अफेक्ट करता है। सरल समझने के लिए हम मान सकते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड क्या है? एक वसा ही तो है, लिपिड ही तो है। जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे, जो फैट होता है उसमें फ्लूइडिटी तरलीयता बढ़ती है। लो टेम्परेचर करते हैं तो इसमें गाढ़ापन आता है, विस्कोसिटी बढ़ती है, तरलीयता कम हो जाती है। जैसे घी पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, घी में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तरलीयता बढ़ती है, और जब लो टेम्परेचर होता है तो तरलीयता कम हो जाती है। वैसे ही हम इसमें मानते हैं तो कह सकते हैं इस पर तापमान तथा दाब का प्रभाव पड़ता है। तो ये है तरलीयता। अब हम बात करने जा रहे हैं झिल्ली के क्वासी नेचर की। क्वासी मतलब अर्धठोस प्रकृति। नेक्स्ट हेडिंग इज क्वासी नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। क्वासी नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्ली की तरलीयता। यस, क्वासी नेचर। क्वासी नेचर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब अर्धठोस प्रकृति। अर्धठोस प्रकृति, क्वासी नेचर। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए आखिर झिल्ली अर्धठोस है या नहीं है, इसमें कुछ खास पॉइंट्स की बात करी गई है। जैसे वृद्धि मतलब ग्रोथ। ये ग्रोथ क्या है? मान के चलो एक छोटी सी सेल है, ये अगर लंबाई में बढ़ जाती तो आप समझिए कि अगर ये झिल्ली कठोर होती, अर्धठोस प्रकृति की नहीं होती, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर ये झिल्ली को टूट जाना चाहिए था। लेकिन झिल्ली टूटती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
कि कहीं ना कहीं ये अर्ध तरल है, अर्ध ठोस प्रकृति की देखी जाती है, पाई जाती है। उसके बाद में है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को समझिए, एक सेल है, उससे 2 डॉटर सेल बनती है, लेकिन झिल्ली में कहीं जॉइंट नहीं बनता। झिल्ली जैसी है अर्धतरलीय प्रकृति की, अर्धपारगम प्रकृति की, चयनात्मक पारगम प्रकृति की, वो एज इट इज बनी रहती है। जैसे एक धागा है, धागे की रिंग है, अगर आपसे कहा जाए कि धागे की रिंग को तोड़कर 2 रिंग बनानी है, तो जाहिर सी बात है एक कनेक्टिंग पॉइंट आएगा, गठान बनेगी। लेकिन झिल्ली ऐसा नहीं करती। एक है सेल मेम्ब्रेन, ये 2 सेल में बट जाती है। बटने के बाद भी इसमें कोई कनेक्टिंग पॉइंट नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक शहद नुमा संरचना है, ये एक कोलॉइडल स्ट्रक्चर है। जैसे मिल्क होता है, प्योर मिल्क, ब्लड होता है, जैसे जेल होते हैं बहुत सारे, वो अर्धठोस प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। वैसा ही नेचर हमारी झिल्ली का है। और अगर ऐसा नेचर नहीं होता तो हमें फिर इन चीज़ों को समझने में आसानी नहीं होती, इनमें हमें कुछ और चीज़ें दिखाई देती। तीसरा जो पॉइंट है वो है एंडोसाइटोसिस, अंतःकोश की अवगमन। एंडोसाइटोसिस, या हम कहें कोशिका भक्षण, कोशिका भक्षण, जिसे हम फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। मान के चलो एक अमीबा है, ये अमीबा है, ये डिफरेंट फूड को अपनी सेल में एंटर कराता है। ये फूड पार्टिकल है, फूड, और ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। तो सोचने की बात ये है कि ये जो फूड पार्टिकल है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ग्रुप बनाती है ऐसे, और ये फूड पार्टिकल अंदर चला आता है, और फाइनली ये मेम्ब्रेन एज इट इज रिवाइव हो जाती है। फूड पार्टिकल अंदर सेल के पहुंच जाता है, यानी कि एक ठोस पार्टिकल अंदर चला आया, इसे हम कहते हैं फैगोसोम। लेकिन झिल्ली को देखो, झिल्ली एज इट इज रिवाइव हो गई है, इसमें पोर नहीं बना है। अगर ये जरा भी ठोस होती तो इसमें से अगर कोई पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल एंटर होता तो इसमें पोर बनना चाहिए, लेकिन पोर नहीं बनता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल शहद के जैसी है। शहद में जैसे हम पिन चुभोएं और वापस ले तो शहद में छेद नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि शहद अर्धठोस है, तरलीय प्रकृति का है। पानी में पत्थर मारने पर पानी में छेद नहीं होता। ऐसे ही हम मान के चल सकते हैं कि झिल्ली क्वासी नेचर, अर्धठोस प्रकृति को दर्शाती है। अब चौथी चीज़ एनसीईआरटी ने शब्द यूज किया है स्त्रावण। स्त्रावण मतलब सिक्रीशन। सिक्रीशन, सिक्रीशन से मतलब ये है कि एक सेल है, एक सेल से पदार्थ बाहर चले जाते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, चलो इंसुलिन हार्मोन, एक सब्सटेंस बाहर भी चला जाता है, लेकिन इसमें पोरोसिटी जनरेट नहीं होती। जैसे आइस क्यूब में से वाटर ड्रॉप गिरती रहती हैं और उसमें हमें पोर नज़र नहीं आता, ऐसे ही झिल्ली अपनी प्रकृति को दर्शाती है।
इसके बाद में हम कह सकते हैं सेल जंक्शन, कोशिका संबंध, सेल जंक्शन। ये तो सेल जंक्शन के नाम पर हम देखें, जैसे आगे चल के देखोगे आप, डेस्मोसोम है, डेस्मोसोम, प्लाज्मोडेस्मेटा, मेटा, टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन आदि। ये सब क्या है? ये झिल्ली के अंतर संबंध है आदि, झिल्ली के संबंधों को दर्शाते हैं, तो कह सकते हैं कि इन पांचों शब्दों के जरिए ये कहा जा सकता है कि झिल्ली अर्ध ठोस है, झिल्ली क्वासी नेचर को दर्शाते हैं। में हम लोग नेक्स्ट इसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।